अब मेरे पास रोल्स लॉ है, उसको मैं दो हिस्सों में बांट रहा हूं। पहला, रोल्स लॉ फॉर ए सॉल्यूशन containing a non-volatile सोल्यूट। ध्यान से देखिए, आपको एक ऐसा सॉल्यूशन दिया गया है जिस सॉल्यूशन के अंदर आपको जो सोल्यूट दिया है वो वोलेटाइल नहीं है। तो ये वाला केस जो है वो ऐसा कुछ है। देखिए, आपके पास जो सॉल्यूशन है उसमें जो सोलवेंट है वो तो है वाटर, और जो सोल्यूट है वो है मान लीजिए शुगर। तो शुगर आपके पास क्या है, नॉन वोलेटाइल हुआ ना। तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करके आपको एक सॉल्यूशन दिया है, और उस सॉल्यूशन के लिए आपको रोल्स लॉ कैलकुलेट करना है। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो वेपर प्रेशर पूरे सॉल्यूशन का, तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, देखिए दिस प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल हुआ, प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्लस प्रेशर ऑफ सोल्यूट के इक्वल। इसका मतलब टोटल प्रेशर किसके इक्वल हुआ, ए का प्रेशर और बी का प्रेशर इसके बराबर। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। क्लियर। लेकिन अभी अभी मैंने कहा कि सोल्यूट क्या है, बट सोल्यूट इज नॉन वोलेटाइल। जब सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है, उड़ता ही नहीं है, इसका मतलब ये तो कंफर्म हुआ कि उसका प्रेशर तो जीरो है। जब वो वेपर ही नहीं बना रहा, सोल्यूट जब वेपर ही नहीं बना रहा, तो वेपर प्रेशर कहां आएगा, तो बी का तो प्रेशर होने से रहा। तो ऐसे केस में जो टोटल सॉल्यूशन का प्रेशर है वो किसके इक्वल आया, सिर्फ और सिर्फ किसके प्रेशर के इक्वल, सोलवेंट के प्रेशर के इक्वल आ गया। आप यहां से देखिए, अकॉर्डिंग टू रोल्ट लॉ, अब आप इसके ऊपर रोल्स लॉ अप्लाई कर दीजिए। पीए को आप क्या लिख सकते हैं, पीए नोट इंटू एक्सए। यस, वेयर एक्सए क्या चीज है, एक्सए इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट। एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट होता है। तो यहां इसको इक्वेशन नंबर आप 3 मान लीजिए। बट एक सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट होते हैं सबके मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है, ऑलवेज यूनिटी। और हमारे पास यहां क्या है, दो ही कंपोनेंट है, ए एंड बी, और इनके मोल फ्रैक्शन का सम क्या आना चाहिए, 1। तो मैं एक्स ए को क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस एक्स बी। ये देखिए, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। आप ये वाली वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। देन फ्रॉम इक्वेशन 4 इक्वेशन 3 बिकम्स, ये देखिए, आप ये वाली वैल्यू यहां उठा के रख दीजिए। तो मेरे पास क्या आया, सॉल्यूशन का प्रेशर किसके इक्वल आया, देखिए पी ए नोट इंटू 1 माइनस एक्स बी। यस, एक्स ए की जगह आपने क्या पुट कर दिया, 1 माइनस एक्स बी। आप इसे ओपन कर लीजिए ब्रैकेट को, पी ए नोट माइनस पी ए नोट एक्स बी। क्लियर। तो यहां से ये सारी टर्म उठा के इस साइड ले आइए, ये इधर। तो मेरे पास क्या चीज बन गई, पी ए नोट माइनस पी एस इज इक्वल टू पी ए नोट एक्स बी। अब ये वाली चीज ध्यान से देखिए क्या है, अकेला ये क्या है, दैट इज पी ए नोट क्या चीज है, अकेला पानी होता तो उसका प्रेशर होता। और अब ये क्या चीज है, अब ये सॉल्यूशन का प्रेशर है, और ये माइनस में ये वाला है। इसका मतलब ये वाली चीज क्या है,
ये वाली चीज ध्यान से देखिए क्या चीज है, दिस इज द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसका मतलब क्या हुआ होगा, सोल्यूट डालने से, सोल्यूट ऐड करने से पानी में, पानी का वेपर प्रेशर कम हो गया। कि अगर उसमें सोल्यूट ना होता, चीनी ना डाली होती, तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता एज कंपेयर टू जो अब आपने शुगर ऐड कर दी उसके कंपैरिजन में। तो यहां से इसी चीज को, जो डिफरेंस है, इसको आप क्या बोलोगे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कितना वेपर प्रेशर कम हो चुका है। क्लियर। आप देखिए ये पी ए नोट इस साइड ले आइए, तो दैट बिकम, ये चीज देखिए, इज इक्वल टू एक्स बी। सॉरी बेटा, अभी मैं रिज्यूम करता हूं यहीं से। तो देखिए अब पहले वाले केस में यहां क्या था, यहां था पी ए नोट, तो ये पी बी नोट टर्म नहीं थी, क्योंकि पहले वाले केस में आपके पास जो सोल्यूट था वो क्या था, वो नॉन वोलेटाइल था। तो नॉन वोलेटाइल था तो पी बी नोट का प्रेशर तो वहां पे था ही नहीं ना। लेकिन इस बार आपने जो सोल्यूट ले रखा है, सॉल्यूशन के अंदर जो डाल रखा है, वो क्या चीज है, वो आपके पास वोलेटाइल है, तो उसका खुद का प्रेशर है। तो देखिए है तो वही चीज कि पहले जो प्रेशर था और अब सॉल्यूशन का प्रेशर है, अगर उसका माइनस पॉजिटिव आ रहा है, इट मीन्स कि सॉल्यूशन का प्रेशर तो अभी भी कम हुआ ना एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। तो ये कह रहा है कि अगर आप किसी भी सॉल्वेंट में सोल्यूट ऐड कर देते हैं तो कंफर्म है प्रेशर तो कम होगा ही होगा, चाहे वो तो आप वोलेटाइल ऐड कर रहे हैं चाहे नॉन वोलेटाइल, वो एक बात की बात है। तो यहां देखिए रोल्स लॉ, आप अनदर डेफिनेशन क्या बना सकते हैं, ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ही तो हुआ, चाहे तो ये पहले वाले केस में ले लीजिए चाहे ये वाले केस में ले लीजिए। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू किसके इक्वल है, ये देखिए ध्यान से, ये क्या चीज है, इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन। ये किसके इक्वल है, टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के अंदर किसके इक्वल है, उसके मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के इक्वल होगा कौन, उसका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये क्या चीज है, ये है आपके पास रोल्ट लॉ। किसके लिए, एक वोलेटाइल, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आपने वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर रखा है उस केस में। तो ये कंप्लीट आपके पास जो टॉपिक था, ये क्या चीज है, दैट इज द रोल्ट लॉ। क्योंकि मेरे पास ये सारी चीज बन चुकी है, इसलिए मैं एक टर्म जो इसी से आसानी से समझाई जा सकती थी और मुझे दोबारा ड्राइव नहीं करना पड़ेगा, उसको पहले बता देता हूं, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन से भी पहले। कैसे, देखिए एक टर्म है मेरे पास, दैट इज कोलेगेटिव प्रॉपर्टी। किसी भी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी, देखिए सॉल्यूशन के पास बहुत प्रॉपर्टी है, जैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट उसकी प्रॉपर्टी है, मेल्टिंग पॉइंट उसका, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका, वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, आप बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है किसी भी सॉल्यूशन की। उन सभी प्रॉपर्टी में सॉल्यूशन की वो वाली प्रॉपर्टी जो किस पे डिपेंड करे, सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो इस बात पे डिपेंड करे कि उसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितना है, ध्यान से सुनिएगा, वो इस पे डिपेंड करे कि उसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितना है। मान लीजिए जैसे अभी अभी केस मैंने बताया कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में आप सोल्यूट ज्यादा डाल देते हैं तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, मतलब प्रेशर का डिफरेंस राइज हो जाएगा। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो उस सॉल्यूशन में सोल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करती है, दैट इज द डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, आर कॉल्ड एज द कोलेगेटिव प्रॉपर्टी। तो कोलेगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी हुई, दैट प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, दैट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन which depend upon
द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट यहां पर मोल में बताएंगे, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन दैट सॉल्यूशन, कि उस सॉल्यूशन में कितना अमाउंट सोल्यूट का आपने डाल रखा है, अगर उस पर डिपेंड कर रही है तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाएगा, ऐसी प्रॉपर्टी कोलेगेटिव प्रॉपर्टी होगी। तो एक सॉल्यूशन की ऐसी कितनी प्रॉपर्टी होती है, ऐसी टोटल 4 प्रॉपर्टी होती है। देखिए, तो 4 ऐसी प्रॉपर्टी है जो सॉल्यूशन की कोलेगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। तो 4 में पहली कौन सी है, पहली प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पहली कौन सी है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको अभी अभी पढ़ के आए हैं। सेकंड इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये 4 ही है बस इस चैप्टर के अंदर जो डिटेल पढ़नी है आपने। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब किसी भी सॉल्यूशन का सोल्यूट डालने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाना। थर्ड इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का घट जाना, सोल्यूट के ऐड करने से फ्रीजिंग पॉइंट का घट जाना। और लास्ट इज ओस्मोटिक प्रेशर, ओस्मोटिक प्रेशर। इन 4 कोलेगेटिव प्रॉपर्टी को बीच में इसलिए बताना पड़ा, किसके चक्कर में, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के चक्कर में, ताकि उसकी डेरिवेशन दोबारा से ना करनी पड़े। तो हमें यहां इसको बीच में मैंने क्यों लिया, आपसे ये पूछ ले कि रिलेटिव लोअरिंग इज ऑफ वेपर प्रेशर इज ए कोलेगेटिव प्रॉपर्टी, कि ये क्या चीज है, ये कोलेगेटिव प्रॉपर्टी है। इस बात को प्रूव कर दीजिए, कैसे है, प्रूव कर दीजिए आप इस बात को। ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो देखिए, अभी अभी हमने देखा कि आप वोलेटाइल के केस में देखिए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके इक्वल आया था, एक्स बी के, याद होगा। फाइनल एक्सप्रेशन देख लीजिए रोल्स लॉ वाली, लास्ट में क्या आया था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के इक्वल था, याद कर लीजिए। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को मैंने क्या लिख दिया, एक्स बी लिख दिया। ये देखिए, बट एक्स बी क्या चीज होता है, मोल फ्रैक्शन क्या चीज होती है, किसी भी सॉल्यूशन के किसी भी जिस भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। टोटल क्या है, Na प्लस NB, टोटल नंबर ऑफ मोल क्या है, Na प्लस NB। यस, क्योंकि A और B के नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दीजिए, दैट इज द मोल फ्रैक्शन। उसके मोल जिसका आप निकालना चाहते हो बटे टोटल मोल, तो फ्रैक्शन आ गया ना, तो ये क्लियर। लेकिन मान लीजिए सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, आपके पास क्या चीज दे रखी है, सॉल्यूशन बहुत ही डाइल्यूट दे रखा है, डाइल्यूट दे रखा है। तो NB का प्रेशर जो है, नंबर ऑफ मोल ऑफ B जो है, इज वेरी वेरी लेस देन एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल ऑफ A। ठीक है, मान लीजिए बहुत सारे पानी में थोड़ी सी चीनी डाल रखी है, मोल फ्रैक्शन बहुत कम है B की, तो क्या हुआ, B के नंबर ऑफ मोल क्या है, A के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो आप क्या लिख सकते हैं, Na प्लस NB कैन बी रिटन एज Na। इस सारे को आप क्या लिख सकते हैं, Na लिख सकते हैं। देखिए, तो XB की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, मेरे पास आ गई NB अपॉन Na। यस, ये बात क्लियर। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए, 2। आप XB की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 बिकम्स, तो पहली इक्वेशन क्या बन गई, देखिए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, किसके इक्वल आ गया, XB की जगह कौन आ गया, NB अपॉन Na। तो जो सोलवेंट है उसके नंबर ऑफ मोल तो वहां कांस्टेंट है ही ना, सोलवेंट तो आपको यूज करना ही पड़ेगा। तो आप इसको अगर हटा दें तो मेरे पास क्या आ गया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ B। और B क्या चीज है, B सोल्यूट है। तो ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, तो किस पे डिपेंड करती, उसी को क्या बोला जाता है, नंबर ऑफ मोल पे जो डिपेंड कर जाए, दैट इज ए कोलेगेटिव प्रॉपर्टी। तो प्रूव है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, कोलेगेटिव प्रॉपर्टी है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आ जाता है, वो है डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। आपको जो देखिए, एक सोल्यूट है जो ऐड करके दे दिया और ये बता दिया कि इससे इतना प्रेशर कम हो गया,
और ये नहीं बताया कि वो सोल्यूट कौन सा है, आपको पहचानना है। तो ऐसे केस में आप जो सोल्यूट ऐड कर रहे हो उसका मोलिकुलर मास कैसे निकालोगे, इससे फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखिए अभी अभी बात क्लियर है, ये देखिए कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके इक्वल हुआ, NB अपॉन NA। तो नंबर ऑफ मोल क्या है, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को क्या नंबर ऑफ मोल कैसे निकाल सकते हो, किसी भी चीज का मास कितना है उस सॉल्यूशन में। जैसे मान लीजिए कि मैंने NaH ऐड कर दिया 4 ग्राम, 4 ग्राम NaH ऐड कर दिया, तो इसके नंबर ऑफ मोल निकालने हैं। मान लीजिए नंबर ऑफ मोल ऑफ NaH कितना वेट है उसका, 4 ग्राम। टोटल मोलिकुलर वेट कितना है, 23 किसका है, सोडियम का, 16 किसका है, ऑक्सीजन का, 1 किसका है, हाइड्रोजन, तो अपॉन 40। तो वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, सो वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट किसका, कैपिटल M से लिख दिया, किसको, ये मोलैरिटी नहीं है, मोलिकुलर वेट है, याद रखिएगा। तो गिवन वेट, वेट को मैंने W से और मोलिकुलर वेट को मास, मोलिकुलर मास को कैपिटल M से लिखा है। देखिए तो ये किसका आ गया, WB का, और NA आपको लिखना है NA, तो ये हो गया उल्टा। देखिए ये देखिए, तो आपने क्या किया, N की वैल्यू पुट कर दी, तो N क्या हुआ, यहां से देखिए N क्या हुआ, गिवन वेट बटे मोलिकुलर वेट। ये देखिए तो N की वैल्यू पुट की है सिर्फ मैंने। यहां से मुझे क्या चाहिए, सोल्यूट क्या है उसका मोलिकुलर मास, MB चाहिए ना, तो ये MB किसके इक्वल हुआ, देखिए ये क्या है, सोलवेंट का मास कितना डाला हुआ, ये सोल्यूट का मास कितना है, ये देखिए ये मोलिकुलर मास किस चीज का, सोल्यूट का, सोलवेंट का सॉरी, और ये हुआ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगर आपके पास रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है तो आप किसी भी सोल्यूट का मोलिकुलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इवन न्यूमेरिकल भी आ सकता है इसका, याद रखिएगा ये बात। तो एक कोलेगेटिव प्रॉपर्टी मैं डिस्कस कर चुका हूं, वो कौन सी है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर। मैंने आज इस टॉपिक में, आज जो इस लेक्चर था उसमें क्या कवर करना था, याद हो, स्टार्टिंग में मैंने क्या कहा, पहले वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर के फैक्टर्स, रोल्स लॉ, रोल्स लॉ के टाइप हुए, रोल्स लॉ के बेस पे मुझे क्या समझाना था, मुझे समझाना था आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, वो भी पेंडिंग है। बीच में मैंने कहा था कोलेगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसका मोलिकुलर मास निकालना, वो अंदर ही कवर होता चला जाएगा। ये चीज सारी की सारी उसी रोल्स लॉ के अंडर में आप ले लीजिए। मेरे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए इस लेक्चर को इतना ज्यादा लेंथी किया जा रहा है। बस मेरी अभी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, आप एक बार इस लेक्चर को नोटबुक पर और लिख लीजिए, हमें लगे कि हमारी मेहनत कम से कम साकार हुई, आप लोगों तक उस फॉर्मेट में पहुंची जैसे हम पहुंचाना चाहते थे। इसी के बाद जस्ट आफ्टर आइडियल सॉल्यूशन क्या है, नॉन आइडियल क्या है, उनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अभी मैं इसी के बाद कवर कर रहा हूं, 1 मिनट बस। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइडियल सॉल्यूशन क्या चीज होती है। रोल्स लॉ बताते वक्त मैंने ये बात बोली थी कि रोल्स लॉ सॉल्यूशन के केस में दिया गया था। आपको रोल्स लॉ सॉल्यूशन के लिए अगर दिया गया है तो जो सॉल्यूशन रोल्स लॉ को ओबे करे वो सॉल्यूशन क्या हुआ, आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन में मैं क्या कहूं, जो क्या करता हो, ओबेज, जो क्या ओबे करे रोल्स लॉ को एट एवरी कंडीशन, जो रोल्स लॉ को ओबे कर दे वो चीज क्या हुई, वो सॉल्यूशन क्या हुआ, वो तो आइडियल हुआ। अब क्वेश्चन उठता है आइडियल सॉल्यूशन की कोई तो खास बात होगी, उनकी अगर मैं बात करूं तो मेरे पास है, अब मैंने क्या पढ़ाना है, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। देखिए
बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। आपको थोड़ा अब मान लीजिए मेरे पास ए, जैसे वही बात कि आपके पास ए जो है सॉल्यूशन का क्या है, सोलवेंट है, और बी आपके पास क्या चीज है, सॉल्यूशन का सोल्यूट है। दो चीज है, और ए का मोल फ्रैक्शन कितना है, एक्स ए, जिसको मैं 1 कह रहा हूं, और बी का क्या है, x2। ये बात क्लियर। जो सोल्यूट है उसका मोल फ्रैक्शन मैंने क्या ले लिया, x2, और सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन मैंने क्या ले लिया, x1। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो मैंने आपको गिब्स फ्री एनर्जी किसके इक्वल होती है ये बात बताई थी, आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो तो NRT नेचुरल लॉग एक्स की फॉर्म में, याद है। तो वो मेरे पास किसके इक्वल है, NR मतलब RT समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 NI नेचुरल लॉग XI, ये इसके इक्वल होता है। अभी आप ध्यान से देखिएगा, मैं इससे क्या कैलकुलेट करना चाहता हूं, आप बस इस एक्सप्रेशन का यूज कीजिएगा। बस कैसे, मान लीजिए मैं पहली थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी निकालना चाहता हूं, डेल्टा V मिक्सिंग, कि मुझे जब सॉल्यूट को मिक्स किया करना था किसमें, सोलवेंट में, तो उस वक्त डेल्टा V क्या आया, चेंज इन वॉल्यूम क्या आया, उसको मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं। आपको गिब्स फ्री एनर्जी की एक्सप्रेशन याद होगी, याद है कि G इज इक्वल टू, मैंने कहा था H माइनस G इज इक्वल टू, ये कहां से आया सारा देख लीजिए, थर्मोडायनेमिक्स में G क्या होता है, H माइनस TS। H को क्या लिखा जा सकता है, E प्लस PV माइनस TS। इससे आपने कैलकुलेट किया था इसका कंप्लीट डिफरेंशिएशन करके, थोड़ा बहुत ध्यान है, यस, PdV प्लस VdP माइनस SdT माइनस TdS, कुछ याद है। और इसको क्या लिखा गया था, यस, ये था TdS माइनस PdV, कहां से आया था, फर्स्ट लॉ से, तो TdS से TdS कैंसल, PdV से PdV, तो ये चीज बची थी। तो अगर आप इसकी फिर भी डिटेल देखना चाहते हैं तो सेकेंड ईयर का जो लेक्चर है थर्मोडायनेमिक्स का, वहां चले जाइए, वहां इनकी सारी डिटेल आपको दी हुई है। क्लियर, ये देखिए, तो इसलिए मेरे पास G की एक्सप्रेशन क्या आ गई, ध्यान से देखिए, तो मेरे पास चेंज इन G क्या आ गया, गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज क्या आ गया, VdP माइनस SdT, ये चीज आ गई। आप इसका यूज कर रहे हैं, देखिए मुझे चाहिए वॉल्यूम, तो एट कांस्टेंट T चेंज इन T क्या आ गया आपके पास, 0, तो ये वाली टर्म तो आपके पास 0 हुई। तो गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज एट कांस्टेंट टेम्परेचर किसके इक्वल आया, VP एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो मुझे तो वॉल्यूम चाहिए, तो गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन और गैस। ये लीजिए, मुझे इसका यूज करना है। अगर मैं वॉल्यूम निकालना चाहूं तो ये एक्सप्रेशन चाहिए। इस एक्सप्रेशन के अंदर देखिए, ध्यान से देखिए, G तो मेरे पास है लेकिन G नहीं है, डेल्टा G है। यहां से देखिए, आपको डेल्टा G की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ डेल्टा V आ गया, तो डेल्टा V की वैल्यू मैं कैसे कैलकुलेट कर लूं, तो डेल्टा V मिक्सिंग को क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखिए, डेल्टा V मिक्सिंग को क्या लिख सकता हूं, देख सकते हैं आप डायरेक्ट, सॉरी P है, ये देखिए, इसी एक्सप्रेशन को यूज करते हुए मैंने ये चीज पुट की है, और इसमें मुझे चेंज इन डेल्टा G चाहिए, ये रहा है, और प्रेशर के साथ। अब मैंने क्या कहा, मेरे पास दो कंपोनेंट है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, RT, पहले मेरे पास एक कंपोनेंट कौन सा है, 1, N1 RT नेचुरल लॉग x1 प्लस N2 RT नेचुरल लॉग x2, ये चीज आ गई। देखिए, अब इस सारे में कोई भी प्रेशर की टर्म नहीं है, यहां देखिए, ये प्रेशर का क्या है, इंडिपेंडेंट। अगर ये प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता तो मुझे ये वाली वैल्यू, अगर मैं इस इक्वेशन का डेरिवेटिव कर दूं विद रिस्पेक्ट टू क्या, प्रेशर एट कांस्टेंट T तो कांस्टेंट है, ये देख लीजिए,
तो ये क्या आना चाहिए, इक्वल टू 0। ये देखिए, और इन दोनों को आप रिलेट कीजिए, ये वाली टर्म जो उसका राइट हैंड साइड है ये क्या है, 0 हुआ ना, तो ये वैल्यू क्या आ गया आपके पास, डेल्टा वी मिक्सिंग क्या आ गया आइडियल सॉल्यूशन के केस में, 0। तो ये पहली थर्मोडायनेमिक टर्म आपके पास आई कि डेल्टा जी मिक्सिंग क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। किसके केस में, आइडियल सॉल्यूशन अगर है तो। इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब आपके पास दो चीज है। एक, मान लीजिए आपके पास प्योर वाटर है, इसका एग्जांपल के तौर पे मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आपके पास वाटर है, कितना है 100 ml, और आप मिक्स करना चाहते हो इथेनॉल के साथ। वाटर है और ऐसा ही मान लीजिए आपके पास कोई दूसरा सोल्यूट ले लीजिए, मतलब इसको आप यूँ ले लीजिए, एक बेंजीन है और एक टोलीन है। ये आपके पास है 100 ml और टोलविन भी कितना है 100 ml। तो दोनों को मिक्स करने पे नया सॉल्यूशन कितना होना चाहिए, 200 ml। तो वॉल्यूम के दौरान देखो, वॉल्यूम क्या रहना चाहिए, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब ऐड होने के बाद जितना बनना चाहिए वही आना चाहिए। कांस्टेंट कितना, V1 प्लस V2, दोनों के वॉल्यूम के इक्वल। तो इसमें कोई भी चेंज मिक्सिंग के दौरान नहीं आना चाहिए। तो चेंज क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। यूं ना हो जाए कि 200 ml था 203 हो गया या 198 हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए, ये इसकी पहली कंडीशन होती है। अगर आपके पास जो गिवन सॉल्यूशन है वो आइडियल है, इसका मतलब उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए। जब आप मिक्स कर रहे हो सॉल्यूट को तो वॉल्यूम चेंज ना हो, ये आइडियल कंडीशन की पहचान है। तो इसका मतलब ये जो कंडीशन थी इसकी बात कर रहा था, रोल्ट लॉ को ओबे करना ठीक है, उसकी कंडीशन है। तो इस सारे से एक तो टर्म आप निकाल सकते हैं कि उसका डेल्टा वी क्या होना चाहिए, मिक्सिंग का 0 होना चाहिए। तो ये एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी में मैंने डेल्टा वी कैलकुलेट किया। अभी बाकी की बात करता हूं, देखिए तो इसका मतलब सेकंड कंडीशन क्या होगी, मेरे पास डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होना चाहिए, 0। ये बात प्रूव कर चुका हूं। अगर एग्जाम में आ जाता है कि ये प्रूव कर दीजिए तो ये प्रूव कर चुका हूं। तीसरी बात, डेल्टा एच मिक्सिंग, ये कैसे कैलकुलेट करूं, कितनी वैल्यू आएगी, 0 आएगी, कैसे आएगी, ये बात भी प्रूव कर रहा हूं। ध्यान से देखिए, आपको याद है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, उम्मीद नहीं है भाई, सही बताऊं तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन याद है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी चेंज इन डेल्टा जी अपॉन बाहर था, अपॉन चेंज इन टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये था या -3 था प्लस था, याद रखिएगा बात। तो इस चीज में मैं अब इसका यूज करने वाला हूं। देखिए अब मैं इसका यूज करने वाला हूं क्योंकि ये किसके इक्वल है, ये माइनस डेल्टा एस के इक्वल है। ये चीज आप देख सकते हैं, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो मैं एंट्रोपी भी इसी से कैलकुलेट कर पाऊंगा। क्यों, क्योंकि गिब्स हेल्महोल्ट्ज में ये वाली जो इक्वेशन होती है इसी को हम किसके इक्वल पुट करते थे, माइनस डेल्टा एच अपॉन टी स्क्वायर। याद हो तो यहाँ से डेल्टा एच कैलकुलेट होगा और यहाँ से डेल्टा एस कैलकुलेट होगा। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन का ही यूज करने वाले हैं हम। अब क्लियर। अब देखिए, अब मैं बात करता हूं इसी के अकॉर्डिंग, मुझे ये वाली टर्म चाहिए। सपोज मतलब क्या चीज चाहिए, देखिए चेंज इन डेल्टा जी, और डेल्टा जी कौन सा, मिक्सिंग वाला, विद रिस्पेक्ट टू किसके, टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। ये किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच मिक्सिंग अपॉन टी स्क्वायर, इसके इक्वल है। आप इसका यूज करने वाले हैं। तो आपको पहले तो ये चाहिए ना, ये देखिए अब ये कहां से लेके आऊं, अभी अभी चीज बताई थी, डेल्टा जी मिक्सिंग क्या है, N1RT नेचुरल लॉग x1 प्लस N2RT नेचुरल लॉग x2। यस, अब यहां मुझे तो t नहीं चाहिए ना, t नहीं चाहिए तो डिवाइड बाय t,
ये लीजिए डिवाइड बाय टी और ये डिवाइड बाय टी, तो टी से टी कैंसिल। ये देखिए, तो मेरे पास ये वाली टर्म अब क्या आ गई, देखिए ये देखिए ये वाली टर्म क्या आ गई, n1, ये देखिए, एंड n2 आर नेचुरल ऑफ x2। अब इसमें तो ये तो t पे भी इंडिपेंडेंट हो गया, दैट इज इंडिपेंडेंट अपॉन t। अब t पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है ये तो। अब मोल फ्रैक्शन एक ऐसी टर्म है जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, बात पहले बोली हुई है अभी, क्लियर। ये देखिए, इसका मतलब अब अगर इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर कर भी दूं तो क्या फर्क पड़ने वाला है, कुछ भी नहीं। तो मेरे पास क्या चीज आ जाएगी, देखिए प्रेशर पे तो पहले ही डिपेंड नहीं कर रहा था, तो ये सारी चीज क्या आ गई मेरे पास, जीरो के इक्वल आ गई। और ये सारी चीज क्या है, माइनस डेल्टा एच मिक्सिंग अपॉन टी स्केयर के इक्वल है। तो ये सारी चीज अगर मैं सोल्व करूं तो मेरे पास डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या आ गया, जीरो। मतलब अगर आप सोल्यूट को मिक्स कर रहे हो तो सॉल्यूशन ना गर्म होना चाहिए ना ठंडा, कोई हीट रिलीज भी ना हो बाहर से, वो हीट गेन भी ना करे। इसका मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए उसका, ये कंडीशन है उसकी। अगर वो सॉल्यूशन कैसा है, अगर वो सॉल्यूशन आइडियल है तो। अब एक टर्म और की डेल्टा एस, इसकी और बात कर देता हूं। ये कितना आएगा, ध्यान से देखिए, डेल्टा एस कितना आएगा अगर इसकी बात करूं, क्लियर। तो ये सारी चीज देखिए, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। तो डेल्टा जी मिक्सिंग का किसके इक्वल होना चाहिए, डेल्टा एच मिक्सिंग माइनस टी डेल्टा एस मिक्सिंग। ये वाली टर्म तो पहले जीरो हो चुकी है, और मुझे क्या चाहिए, डेल्टा एस मिक्सिंग चाहिए। अगर मिक्स करूं तो क्या हो, डेल्टा एस की वैल्यू क्या आएगी, एंट्रोपी चेंज क्या आनी चाहिए, तो देखिए ये आना चाहिए माइनस का डेल्टा जी मिक्सिंग डिवाइड बाई टी, इसके इक्वल। ये टी साइड आगे डिवाइड हो गया, देखिए अब डेल्टा जी मिक्सिंग मेरे पास आई और टी से डिवाइड मैं पहले ही कर चुका हूं, तो मेरे पास ये वाली टर्म पड़ी, ये देखिए। और इसके आगे क्या लगा दूं मैं, माइनस लगा दूं, यस। तो डेल्टा एस मिक्सिंग क्या आ गया मेरे पास, दैट इज माइनस n1 आर नेचुरल लॉग x1 माइनस n2 आर नेचुरल लॉग x2। इसको क्या लिख सकता हूं, माइनस आर समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से लेके जहां भी कंपोनेंट हूं ni नेचुरल लॉग xi। ये मेरे पास क्या चीज है, एंट्रोपी की वैल्यू है। तो ये सारी थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटी है किसकी, आइडियल सॉल्यूशन के केस की। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको ये बात समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं, क्लियर। अब देखिए, हम बात कर रहे थे आइडियल सॉल्यूशन की। तो जो आइडियल सॉल्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स आए उसमें देख सकते हैं आप क्या क्या चीज हमारे पास आ चुकी है, विद प्रूफ आ चुकी है। एक तो आइडियल सॉल्यूशन रोल्स लॉ को ओबे करता हुआ होना चाहिए, वॉल्यूम मिक्सिंग का जीरो होना चाहिए, एंथैल्पी भी मिक्सिंग के दौरान जीरो होनी चाहिए, और एंट्रोपी मिक्सिंग के दौरान किसके इक्वल आनी चाहिए, इसके इक्वल आनी चाहिए। तो ये तो क्या हुई, ये कंडीशंस हुई किसकी, रोल्स लॉ की। अब एक और खास बात करता हूं, मतलब इनका मीनिंग समझाने की बात करता हूं। देखिए एक्चुअल में क्या है ये, देखिए अब मान लीजिए कि हुआ क्या होगा, आपको दो सॉल्यूशन, जब भी आपने सोल्यूट ऐड किया होगा तो नया बॉन्ड, देखो पहले क्या हुआ, अब मैं मिक्सिंग का केस समझाता हूं। क्या हुआ होगा, आपके पास पहले सोलवेंट था अकेला, और आपने क्या ऐड कर दिया, सोल्यूट ऐड कर दिया। तो अगर सॉल्यूशन बने तो क्या नई इंटरेक्शन क्या आएगी, ए बी के साथ इंटरेक्शन आएगी ना, नई इंटरेक्शन आएगी, न्यू इंटरेक्शन इन सॉल्यूशन।
न्यू इंटरेक्शन। तो क्या जरूरी है कि जो नई इंटरेक्शन है वो पहले वाली जैसी ही है? हो सकता है पहले वाले टाइटली स्ट्रांगली बॉन्ड थे और अब जो बॉन्ड बने हैं वो वीक है। अगर पहले स्ट्रॉन्ग बॉन्ड थे और अब अगर वीक हो गए तो इसका मतलब वो आसानी से वेपर बना सकते हैं, और वेपर बना सकते हैं, जल्दी उठ जाएंगे। अब ध्यान से एक बात समझिए, आपके पास ए और बी दो चीज है। ए और बी देखिए, पहले मान लीजिए ए और ए इतनी बॉन्ड लेंथ थी, बी और बी की इतनी थी। अब जो नया बॉन्ड है वो वीक है, मतलब ए बी थोड़ा सा इतना है, तो वॉल्यूम तो देखिए ज्यादा हुआ ना उस चीज का। तो ओवरऑल देखिए जैसे जैसे ए बी बनेगा तो वॉल्यूम क्या होता चला जाएगा, ज्यादा। अब वॉल्यूम ज्यादा का मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम जब मिक्स करोगे तो वॉल्यूम चेंज तो होगा ना, वॉल्यूम बढ़ेगा इस बार। तो ये जरूरी आइडियल सॉल्यूशन है तो नहीं बढ़ेगा ना। अगर मान लो सॉल्यूशन आइडियल नहीं है तो वॉल्यूम चेंज होगा। अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है इसका मतलब उसके बॉन्ड अगर वीक हो रहे हैं तो कुछ एनर्जी उसकी लग गई, इसका मतलब तो क्या हुआ होगा, एनर्जी रिलीज भी। नया बॉन्ड अगर टाइटली बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना है तो एनर्जी रिलीज होगी, अगर वीक बना है तो क्या होगा, एनर्जी कुछ कंज्यूम होगी, तो एंथैल्पी भी चेंज होगी। तो यही बात हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बैक लेवल पे देखें कि एक्चुअल में अंदर क्या हुआ होगा, इसकी बात समझे तो आप इंटरेक्शन के बेस पे समझ सकते हैं। तो इसी के बेस पे आप देखिए कि अगर सॉल्यूशन आइडियल है तो नई जो इंटरेक्शन है, न्यू इंटरेक्शन कौन सी है, ए बी की। तो जो ए बी इंटरेक्शंस है वो इक्वल है किसके, ए के और बी बी के, इसलिए कोई चेंज नहीं आया, ना वॉल्यूम में चेंज आया, ना एंथैल्पी में चेंज आया, ना सॉल्यूशन गर्म हुआ, ना सॉल्यूशन ठंडा हुआ, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब आइडियल सॉल्यूशन की ये कंडीशंस है। तो वेपर प्रेशर की बात करूं, अगर इसी के बाद मैं बात करूं रोल्स लॉ की, जैसे मैंने कहा, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होना चाहिए, उसके ए कंपोनेंट के वेपर प्रेशर और बी कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल होना चाहिए ना, तभी तो रोल्स लॉ है, यही तो रोल्स लॉ है। तो ऐसा क्या होना चाहिए, एट एवरी कंडीशन इसको फॉलो करता हुआ होना चाहिए। अब मैं इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूं। ध्यान से समझिएगा, दो ग्राफ है इसमें। मैंने इस साइड क्या ले लिया, मान लीजिए प्रेशर ए का, और इस साइड क्या ले लिया, प्रेशर बी का, और यहां मेरे पास क्या चीज है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। तो अब ध्यान से समझिएगा, इस ग्राफ को समझना ही मैटर है। यहां मेरे पास क्या चीज है, जीरो। जीरो का मतलब कौन जीरो, मान लीजिए बी नहीं है, बी नहीं है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज जीरो। अगर बी नहीं है तो यहां क्या है, सिर्फ ए है ना, इसका मतलब सिर्फ सोलवेंट है मेरे पास। देखिए मोल फ्रैक्शन का सम तो 1 होता है, जब आपने सोल्यूट ऐड ही नहीं किया तो प्योर आपके पास क्या, पानी है, प्योर आपके पास सोलवेंट है, तो प्रेशर किसका होगा, प्योर सोलवेंट का ही होगा ना। और मान लिया मैंने ये प्रेशर किसका है, प्रेशर ऑफ ए इन द प्योर स्टेट, तो ये हो गया पी ए नोट। सिमिलर जब यहां बात करूं, यहां क्या है, यहां सिर्फ बी है और यहां ए नहीं है मेरे पास, मतलब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ जो इथेनॉल का केस था, सपोज करो सिर्फ इथेनॉल है, तो इस बार प्रेशर किसका आएगा, सिर्फ इथेनॉल का आएगा। इसको मान लिया मैंने पी बी नोट। अब आप रोल्टला पे जाइए, सिर्फ देखिए जब आपके पास सिर्फ ए है और जैसे जैसे उसमें सोल्यूट ऐड करोगे तो ए का प्रेशर घटेगा। मान लीजिए आपने थोड़ा बहुत सोल्यूट, फिर थोड़ा और सोल्यूट, फिर थोड़ा और सोल्यूट ऐड कर दिया तो ए का प्रेशर घटेगा। मतलब ये देखिए जैसे जैसे आप सोल्यूट ऐड करते जा रहे हो ए का प्रेशर क्या होता जा रहा है, कम। और जब ए बचा ही नहीं तो ए का प्रेशर क्या होगा, जीरो। अब जो प्रेशर है प्योर किसका है, सिर्फ बी का है। सिमिलर आप इसको उल्टे साइड से देखिए, जब आपके पास बी है, सिर्फ एक बी है, तो प्रेशर किसका है, बी का। अब आपने जैसे उसमें ए डालना शुरू कर दिया तो बी तो घटना स्टार्ट हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, बी का प्रेशर भी क्या हुआ, राइज, सॉरी डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, जैसे जैसे ए मिक्स हो रहा है। देखिए ये देखिए, तो ये क्या है, तो ये ग्राफ किसी भी टाइम किसी भी कंपोजिशन पे कि ए इतना है, बी इतना है, भैया प्रेशर कितना है, तो इतना है। ये देखिए, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे जैसे ए के अंदर ये सॉल्यूशन बन गया ना, ये ग्राफ पूरा सॉल्यूशन क्या है, ध्यान से देखिए, ये ग्राफ किसका है, सिर्फ बी का है, तो इसके ऊपर रोल्टला क्या कहता है, पी बी इज इक्वल टू पी बी नोट इंटू एक्स बी। ये ग्राफ किसका है, ए का है, तो ये क्या हुआ, पी ए इज इक्वल टू पी ए नोट एक्स ए। और ये ग्राफ किसका, सॉल्यूशन का है, तो दैट इज पी एस इज इक्वल टू
टी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स बी, ये ग्राफ किसका? सॉल्यूशन का है। ओके, तो ऐसा ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन किसका? आइडियल सॉल्यूशन का। अब हम बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नॉन आइडियल मतलब रोल्ट लॉ को ओबे नहीं करता होगा, तो ये ओबे करता है, ये क्या है? नॉट ओबे। वो रोल्ट लॉ को ओबे करता है, ये क्या है? रोल्ट लॉ को ओबे नहीं करता। एक ऐसा सॉल्यूशन जो रोल्ट लॉ को ओबे ना करता, वो क्या हुआ? नॉन आइडियल। इसमें वॉल्यूम मिक्सिंग जीरो है, उसमें कोई ना कोई वॉल्यूम में चेंज आएगा, मिक्सिंग का वॉल्यूम जीरो नहीं होगा। जीरो नहीं होगा मतलब या तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा या वॉल्यूम घट जाएगा, मतलब नई इंटरेक्शन जो है या तो पहले वाले से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी या नई इंटरेक्शन पहले वाले से वीक हो जाएगी। तो दोनों ही केस में वॉल्यूम आपके पास क्या होगा? चेंज। और वॉल्यूम अगर चेंज होगा तो एंथैल्पी भी क्या होगी? चेंज। मतलब या सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, या सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? मिक्सिंग के बाद ठंडा। जैसे जैसे आपके पास यूरिया होता है, यूरिया को आप पानी में डालिए, सॉल्यूशन ठंडा हो जाता है, इसका मतलब क्या? नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो डेल्टा एस की बात करें, डेल्टा एस इसमें देखिए, डेल्टा एस की बात ये रहेगी, ये हमेशा ऑलवेज क्या है? इंक्रीज, तो इसमें सेम रहेगा आपके पास। तो इसमें इंटरेक्शन की बात करूं तो इसमें ए बी इंटरेक्शन है वो नहीं है इक्वल किसके? ना ए के ना बी के, उसमें चेंज आ गया तभी तो नॉन आइडियल है। नई इंटरेक्शन तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या क्या है? कम स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब इस केस में जो पी एस है वो बराबर नहीं आएगा किसके? रोल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग इस एक्सप्रेशन के बराबर नहीं आ सकता। तो ये जो ग्राफ है जो ऐसे आना चाहिए, देखिए ये ग्राफ जो ऐसे आना चाहिए, ऐसे नहीं आएगा, या क्या होगा? ऊपर की तरफ ऐसे। क्लियर? और यह क्या होगा? नीचे की तरफ। तो इसको या तो ये या फिर लोअर या हायर कुछ भी हो सकता है, ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा क्या है क्या नहीं, क्योंकि नॉन आइडियल के टाइप और एजियोट्रोपिक मिक्सचर हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो चैप्टर था, आज का जो लेक्चर था, इसके अंदर हमने जो भी कंटेंट कहे थे उसको लगभग हम कवर कर चुके हैं। इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और आज के लेक्चर में लगभग सॉल्यूशन की मेजर बातें मैंने आपको सारी आपके सामने रख दी।